ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक तकरीर की। तकरीर सुन के आंखों में आंसू भर आए। आखिर उनको किस चीज की तकलीफ? आखिर अगर वो ये सब कुछ जो उन्होंने कहा वो ठीक नहीं कर सकते तो फिर उनको हुकूमत में रहने का जवाज कैसे है? तनकीद करना हमेशा से बहुत आसान होता, मगर जो चीज मुश्किल है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसके ऊपर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान के माशी मिसाइल हैं क्या, एक आम आदमी की नजर से समझने की कोशिश करते हैं, और उन माशी मिसाइल का हल क्या है ये भी देखते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ रही हैं। बहुत से इख्तलाफात है जो आमने सामने आते हैं। एक और नूरा कुश्ती का वक्त हुआ चाहता। और इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया, उन्होंने क्या कहा, इस सब के बारे में इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। मैं इस तकरीर के ऊपर ज़्यादा इस वजह से नहीं आऊँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तकरीर की, बड़ी भरपूर तकरीर थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान के माशी मिसाइल भी देखने हैं तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब भी इतने साल हुकूमत में रहने के बाद भी अगर सिर्फ उन मसाइल की निशानदेही ही कर सकते हैं तो फिर हुकूमत में रहने का फ़ायदा क्या? क्या ख्वाजा आसिफ साहब को ये समझाना ज़रूरी है कि मुल्क के हर स्याह और सफ़ेद के ज़िम्मेदार अवाम ने उनको चुना? पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत जो है वो आज चल रही है, तो इसमें पार्लियामेंट का रोल ख्वाजा आसिफ साहब को समझाएगा कौन? ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में जो MNAs को, MPs को अवाम वोट देती है ताकि वो पार्लियामेंट में जाके कानून साजी कर सके। जब नैब के कवानीन को बदल दिया जाता है चंद अशखास की बेटरमेंट के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, जब हर कानून ताकतवरों के लिए बना दिया जाता है, जब हर कानून ताकतवर को प्रोटेक्ट करता है, जब सब कुछ ताकतवरों के नाम पे चलता है, जब आवाम के लिए कानून साजी का फुकदान हो जाता है, तो फिर वही मसाइल पेश आते हैं जिनका तज़किरा आप करते हैं। आप कहते रहे हैं ना कि मतलब आज की तकरीर में आपने कहा कि एक शख्स है जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उसका नाम तो टेलीविजन मीडिया के ऊपर लिया ही नहीं जा सकता। मीडिया पे नाम लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इतनी खास बात क्यों है कि वो शख्स इतना ताकतवर हो चुका है कि अबव देन द लॉ लगता। ये प्रॉपर्टी टाइकून्स, ये हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार, ये ज़राई ज़मीन का खात्मा, ये सब, इस सब की लेजिस्लेशन के लिए तो अवाम ने वोट देके आपको पार्लियामेंट में भेजा था। आप जजेस की तनख्वाहों के बारे में बात करें, आप मुख्तलिफ इदारों की जो सैलरीज हैं उनके बारे में बात करें, आप मुल्क के सिस्टम के बारे में बात करें, लेकिन इस सब के लिए कानून साजी तो सर आपने करनी थी। आपको आज तंबाकू वाले याद आ रहे हैं, आज आपको मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री याद आ रही है, आज आपको प्रॉपर्टी टाइकून याद आ रहे हैं। इन सब से टैक्स इकट्ठा किसने करना था? वो कानून साजी किसने करनी थी जो ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए और एक आम आदमी को प्रोटेक्ट करे? कि इतने साल गवर्नमेंट में रहने के बाद भी अगर ख्वाजा आसिफ साहब, हमने आपसे सिर्फ ये ही सुनना था जो आज आपने तकरीर फरमाई, तो आपको, आपकी पार्टी को, इस जमहूरियत को, इस कानून साज इदारे को और पाकिस्तान के तमाम इदारों को जिनका तज़किरा आपने किया है, हम सिर्फ सलाम पेश करते हैं। हमारे पास सलाम पेश करने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद ही नहीं। आपने फरमाया
कि जरा जरा सी बात के ऊपर वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाता है, किसी को फांसी पे लटका दिया जाता है। कभी तारीख से माफी नहीं मांगी गई इदारों से। तारीख से माफी तो ख्वाजा आसिफ साहब आपकी जमात को, आपको, आपके लीडरान को भी मांगनी पड़ेगी। आपने कब जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे कौम से माफी मांगी थी? तारीख से माफी मांगी थी। आज आप कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर अगर पीडीएम जमात, पीडीएम के तौर पर तमाम जातों का मजमुआ अगर एक गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो क्या पुरानी तमाम चीजें तारीख से आपकी डिलीट हो गई? क्या उसे महव कर दिया जाए? या आपको भी तारीख से माफी मांगनी थी? ये तो सर इमरान खान का फैक्टर है, जिसने आप दोनों तीनों 14, 15, 16 जमातों को इकट्ठा कर दिया है। वरना आपकी और पीपल्स पार्टी की जो राइवलरी है उसके बारे में कौन नहीं जानता, क्या नहीं जानता। हमारी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं जितनी कमजोर आप लोगों ने समझ ली है। आपको टैक्स ना देने का जो गिला था, जरा पार्लियामेंट के अंदर ही जरा देख लेना किन लोगों ने कितने टैक्स दिए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, इनके कारोबार कितने हैं, इनकी तमाम चीजें कितनी है। जिन तमाम चीजों का तज़किरा आपने किया वो आपके ही पीछे मेंबर कौमी असेंबली बैठे हैं। जब जमहूरी रवैये ही नहीं पनपेंगे पाकिस्तान के अंदर, जब जमहूरियत को ही सिरे से माना नहीं जाएगा, डिक्टेटर्स की तरह इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ के तहत लेके जाया जाएगा, तो फिर वही बातें आप करते रहें। आपकी तकरीर को हम वाह वाह और शाबाश कहते रहेंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर तब्दीली कभी नहीं आ सकती। आपको कानून साजी करनी थी कि ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए और आम और कमजोर पाकिस्तानी को इन ताकतवरों के चुंगल से छुड़ाया जाए, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। चंद सालों के बाद ये ना हो कि तारीख से माफी आपको मांगनी पड़ जाए। आज आपने पाक फौज और के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें की, क्योंकि आज वो शायद आपके साथ है। कल आप ही थे जनाब जिन्होंने टांगे कांपने का जिक्र किया था। तारीख से माफी तो आपको भी मांगनी पड़ेगी। यकमुश्त ये जो गुफ्तगू आज इमरान खान कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक गुफ्तगू मरियम नवाज शरीफ कर चुके हैं, और आसिफ अली जरदारी की भी तकारीर सबके सामने है। लेकिन तारीख से माफी आप लोग भी नहीं मांगे। अगर 20-25 साल की हुक्मरानी के बाद भी आप लोग इस निजाम को ठीक नहीं कर सके और आपके पास करने के लिए सिर्फ तकारीर हैं, तो आपके लिए हम सिर्फ तालियां बजाएंगे, आपको फूलों के हार पहनाएंगे और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे अब छोड़ दीजिए ये सियासत, छोड़ दीजिए ये पार्लियामेंट और छोड़ दीजिए ये जमहूरियत का रागल अपना बार बार। अब ख्वाजा आसिफ की तकरीर को अगर इंटरकनेक्ट करते हैं कि आम पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या है, ये तमाम चीज़ें ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर में बताई कि मतलब हमें तकरीबन 5 से 8 हज़ार अरब टैक्स जो है वो ताकतवर उड़ा के ले जाता है। इदारों के जितने भी महकमे हैं उनकी तनख्वाहें इतनी हैं, उनकी ये पर्क्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, इनके साथ ये हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, गार्ड्स हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनके पैसे हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद भी उनको जॉब्स दे दी जाती हैं। आपने लेजिस्लेशन करनी थी ना, लेकिन वो लेजिस्लेशन नहीं कर सके। हमें जीडीपी के नारे लगाए जाते हैं, वो 4% ग्रोथ, वो 3% ग्रोथ, लेकिन अगर नहीं हो सका कुछ तो वो पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी की हालात जिंदगी बेहतर नहीं हो सके किसी भी सूरत में। ये थे हमारे मसाइल, ये ब्यूरोक्रेसी थी हमारे मसले, ये अदालती निजाम था हमारा मसला, ये चोर बाजारी हमारा मसला था, ये माफिया का जो राज था ये हमारा मसला था। ये तमाम चीजें हमारे माशी मसाइल के साथ इंटरकनेक्ट करती।
इंटरकनेक्ट करती हैं। आम आदमी ने सिर्फ जीडीपी का नाम सुना, आम आदमी ने सिर्फ वो उल्टे नीचे जो ग्राफ्स थे जो इसहाक डार या उससे पहले दूसरे वजारत खजाना में लोग बताते थे, एक बजट पेश किया जाता था, बस। सर सबसे पहले तो इस ब्यूरोक्रेसी को, इस अफसरशाही को वाकई अवाम का मुलाजिम बना दीजिए। अगर आपने इस मुल्क की माशी हालात को ठीक करना है तो इनकी इंपोर्टेड गाड़ियां इनसे लेकर इनको आम गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, इनके सब पर्क्स एंड बेनिफिट्स खत्म कीजिए। हर इदारे को उसकी तरक्की के ग्राफ के मुताबिक फैसिलिटेट किया जाए। वो चाहे पुलिस है, वो चाहे पटवार है, वो रेवेन्यू का इदारा है, वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, आप ये कर लीजिए, पाकिस्तान के आधे से ज्यादा माशी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो इदारे हैं, इन इदारों ने मिलकर मुस्तकबिल की एक मंसूबाबंदी करनी है। वो मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर नहीं पाते क्योंकि उनको ऊपर नीचे से पैसे पकड़ने के अलावा फुर्सत नहीं। अरबों खरबों रुपया इनका ये पैसा बनाते हैं ड्यूरिंग द जॉब्स, और हमें करप्शन नजर नहीं आती। जो एंटी करप्शन महकमा हमने बनाया है उसमें हमें करप्शन ही नजर नहीं आती। कितने लोगों को एंटी करप्शन ने सजाएं दिलवा दी हैं। अगर एंटी करप्शन वाले इसमें सजाएं नहीं दिलवा सके तो एंटी करप्शन के जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनको किस चक्कर में आपने रखा हुआ? क्यों खजाने पे बोझ डाला हुआ? क्यों मेरे और अपने ऊपर आपने बोझ डाला कि इनको हमने सैलरीज देनी है, इनको हमने पैसा देना है, इनको हमने सब कुछ करना? बात यहां से शुरू होती है, बात वहां तक जाती है। 1980 तक हम कुछ ना कुछ बना रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी थी, हमारी मुल्की इंडस्ट्री बड़ी अच्छी ग्रो कर रही थी। उसके बाद से आज तक हमारी इंडस्ट्री तबाह होते 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 आज इस नहज पे आ गई। हमारे बिजनेसमैन ने यह समझा कि जनाब बाहर से चीजें मंगवाओ, बेचो, प्रॉफिट कमाओ, ये उनके लिए आसान था। लेकिन अगर ये जो इंडस्ट्री थी, जो हमारा हुनरमंद आदमी था, उसका क्या करना था? ये जो यूथ है, इसका हमने क्या करना था? 60 to 70% यूथ है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर कितने परसेंट हुनरमंद लोग हैं इसकी तो बात ही ना पूछे। इनको तालीम और तरबियत किसने देनी थी? इनको स्किलफुल एजुकेशन किसने देनी थी? इनको स्किल्स किसने सिखानी थी? मुल्क में इंडस्ट्री किसने बढ़ानी थी? हमने बैरूनी दुश्मन से जो है वो अपने आप को सेव कर लिया, लेकिन हमें अब जरूरत है बैरूनी दुश्मन की। इंटरनली हम इतने वीक हो चुके हैं। वो दुश्मन दूर खड़ा सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो दुश्मन दूर खड़ा सिर्फ हमें ठट्टा करता है, हमारे पे मुख्तलिफ ताने कसता है, इससे ज्यादा वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम एक एटॉमिक ताकत हैं और हम बिजली जो है वो पेट्रोल से आज भी बना रहे हैं, जबकि सारी दुनिया छोड़ती चली जा रही है। किसने लगाया इस मुल्क के अंदर महंगे बिजली के मंसूबे? क्या प्लानिंग थी आप लोगों की? सर इसका भी हम लोगों को करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के मसाइल को हल करने का एक ही तरीका है कि इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए और पाकिस्तानियों को तरवीज दी जाए कि वो अपने मुल्क की बनी कुछ चीजें इस्तेमाल करें, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए, सादगी इख्तियार की जाए, मुल्क को इस्तेहकाम बख्शा जाए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाए। हर जगह पे किसी इदारे के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जिसका जो दिल करता है, जिसने छोटी हाथ में पकड़ी होती है, वो छड़ी पकड़ के हमें जिस तरफ हाँकता है हम हाँकते चले जाते हैं। हम इंसान है कि हम गधे हैं? कितना मसला है ये इन तमाम इकोनॉमी के मसाइल को हल करने। इतनी सी बात किसी को समझ नहीं आती। एक प्लानिंग करनी पड़ती है, सादगी इख्तियार करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अवाम को
मनवाना पड़ता है कि उनको अब मेहनत करनी है, उनको तमाम चीजें करनी है, आवाम को ये सब कुछ बताना पड़ता है। उससे पहले आपको रोल मॉडल बनेंगे जो हमारे लीडरन हैं। नहीं बनते, छोड़ो, इनको वोट मत दो, फिर किसी और को चूज करो। ये आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनसे कुछ नहीं होने लगा इस मुल्क का। ये सिर्फ एक हुक्मरान खानदान है जिनकी अपनी जायदादें, अपनी कंपनियां तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती हैं, मगर पाकिस्तान की जीडीपी और सारे ग्राफ नीचे कर देते हैं, जिसका आम आदमी को समझ भी नहीं आती। तो उसकी जिंदगी पैथेटिक से पैथेटिक तर होती चली जाती है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, और सुनने को मिलती है सिर्फ एक तकरीर। सिर्फ इन बातों को, इस ब्यूरोक्रेसी की तमाम पर्क्स एंड बेनिफिट्स इनकी परफॉर्मेंस के साथ नथी कर दिया जाए। ये जो गैर जरूरी तंजीमें और गैर जरूरी ये जो यूनियंस बनी हैं इदारों के अंदर, इनको खत्म कर दिया जाए। एंटी करप्शन के इदारा को खत्म करके नए इदारे को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो कम से कम करप्शन को तो खत्म करे। यहां पे कौन सा ऐसा शख्स है जो करप्ट नहीं है? सरकारी इदारों में हर तरफ करप्शन है, लोग खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, उनकी वीडियो बन जाए, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो आगे भी पैसे दे के बच के निकल जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सिस्टम तो खत्म कीजिए, पढ़े लिखे लोग लाइए, सिंसियर लोग लाइए, ताकि वो प्लानिंग कर सकें, मुल्क को आगे लेके बढ़ सकें। ऐसे मुल्क की इकोनॉमी ठीक होती है। ये तकरीरें और बातें करने से मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं हो। आज अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ेंगी, क्योंकि अब इलेक्शन का मौसम आने वाला है। मुबैना तौर पर ये असेंबली अपना टाइम खत्म करने जा रही है, तो अब ये क्या करेंगे? अब ये लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह टू सलीमुल्लाह, इसके जगह बोल जाता रहेगा। अब लड़ाई शुरू होगी। इमरान खान को माइनस कर लिया, सानिया 9 मई की बड़ी इनको दर्द, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इससे बड़े बड़े साने इस मुल्क के अंदर हुए हैं। ये सारे कहते हैं कि इससे सानिया नहीं हुआ, और इससे बड़े साने इस मुल्क के अंदर हुए हैं, जहां पर रूल ऑफ लॉ को दगेट दिया गया, जहां पर सब कुछ कर दिया गया। अब मसला ये है कि ये जो नादरा के चेयरमैन साहब का इस्तीफा था, आसिफ अली जरदारी से खुश नहीं है। उन्होंने नून लीग से कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब इस बंदे को नहीं लगाना चाहते। मुबैना तौर पर इंतखाबात के अंदर धांधली करने का मंसूबा बनाया गया, और ये बंदा उसके दरमियान में एक रुकावट था। अब कराची में इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट देख लें, वो कहाँ गए जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे जो तहरीक इंसाफ के या मुंतखब हुए थे, वो कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। अगर ऐसी जमहूरियत चलानी है तो जमहूरियत को शाबाश, आपको भी शाबाश। और दूसरा ज़का अशरफ, आसिफ अली जरदारी साहब ज़का अशरफ को हर हाल में पीसीबी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अब ये एक बड़ी लंबी कहानी है, इससे पाक इंडिया रिलेशंस को भी चेक किया जाएगा। नजम सेठी से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ा बोल्ड स्टांस लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को लाके ये सारा कुछ बड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। अब ये दो बातें हैं जो इनको दूर कर रही हैं। अभी इसके बाद और बड़ी बातें आएंगी। फिर आज इमरान खान साहब का कौम से एक हंगामी खिताब था। वो तकरीबन रोज़ ही खिताब करते हैं और आमतौर पर यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं है। रूल ऑफ लॉ के बगैर कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के साथ ही नती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको इसकी इन्वेस्टमेंट के होने का, उसकी इन्वेस्टमेंट के चलने का तमाम तरह का जो एतबार होगा, वो इस सिस्टम पे बिलीव करेगा। फिर उन्होंने जो जुल्म जबर हुए MPO के तहत जो गिरफ्तारियां हुई, शहरी अफरीदी के भाई की डेथ पे उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, इसका उनका तज़किरा किया। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात की। यही सब बातें हैं वो शख्स कर सकता है, यही बातें वो शख्स कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे PDM से कोई बात नहीं करनी, मुझे बात वो करनी है जो PDM को उनसे करनी है जो PDM को लेके आए। अब कि मेरे से बात करो। अब बातचीत करने के अलावा किसी किस्म का कोई और हल तो मौजूद है नहीं। तो आप हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, बात करें, मामलात को तय करें, आगे की तरफ चलिए, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। थैंक यू वेरी मच।